Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about plastic bank notes to be printed by RBI. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले थोड़ा करेंसी प्रिंटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि भारत में करेंसी प्रिंट करने का काम कौन कौन सी एजेंसीज करती हैं। तो आरबीआई हैज अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। लेकिन उसके अलावा भारत सरकार कॉइन्स रिलीज करती है अंडर कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 और साथ ही साथ ₹1 का नोट भी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। जबकि ₹1 से बड़े जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं जैसे ₹2 या हाइयर डिनोमिनेशन 100, 200, 500 रुपए के नोट्स, ये सब आरबीआई निकालती है। तो भारत सरकार कॉइन्स और ₹1 का नोट निकालती है फॉर सिंबॉलिक पर्पसेस, क्योंकि क्लास में भी हमने देखा है कि करेंसी को प्रिंट करना इज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी। तो वो सिंबॉलिक पर्पस से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द सोवरेन, उसके लिए वो कॉइन्स और ₹1 का नोट पब्लिश करती है, प्रिंट करती है। बाकी सारे हायर डिनोमिनेशन जो है वो आरबीआई रिलीज करती है अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब भारत सरकार के अपने प्रिंटिंग प्रेस हैं, आरबीआई के अपने प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो प्रिंटिंग का काम करने के लिए दोनों ने अलग अलग कंपनियां बना रखी हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा ओन्ड कंपनी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार द्वारा ओन्ड है SPMCIL। इसके अंदर 2 प्रिंटिंग सेंटर हैं, एक नासिक में और दूसरा देवास मध्य प्रदेश में, और 4 मिंटिंग सेंटर्स हैं जहां पे कॉइन्स मिंट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। वहीं आरबीआई जिस कंपनी के थ्रू नोटों को प्रिंट करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दिस कंपनी इज ओन्ड बाय आरबीआई इटसेल्फ। इसके 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक मसूर कर्नाटका और दूसरा सालबोनी वेस्ट बंगाल। तो ये तो बात हो गई करेंसी प्रिंटिंग को लेकर के। तो एक बात हमें समझ में आई कि भारत में जो भी सिग्निफिकेंट डिनोमिनेशन वाले नोट्स हैं वो आरबीआई प्रिंट करती है। आरबीआई की ये जो कंपनी है जिसको आरबीआई ओन करती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू हायर डिनोमिनेशन के नोट्स प्रिंट होते हैं। करेंसी के डिजाइन की अगर बात करें, जो टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि करेंसी के डिजाइन को चेंज किया जाता है, तो नए नए डिजाइन्स आरबीआई प्रपोज करती है भारत सरकार को, लेकिन फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट टेक्स फाइनल डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू न्यू करेंसी डिजाइन। अब एक बात यहां से हमने देखी कि आरबीआई की कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो नोटों को प्रिंट करती है हायर डिनोमिनेशन के। इसी कंपनी ने रिसेंटली एक टेंडर फ्लोट किया है फॉर सप्लायर्स ऑफ पॉलीमर शीट्स। भारत और विदेश के सप्लायर्स जो पॉलीमर शीट सप्लाई करते हैं उनके लिए एक टेंडर रिलीज किया है, जिसके अंतर्गत नाउ दिस कंपनी इज सीकिंग बिड फ्रॉम डिफरेंट टेंडर्स, जिसकी मदद से फिर वो पॉलीमर सीट्स खरीदेगी ये कंपनी, और पॉलीमर सीट्स खरीद करके फिर ये आरबीआई की कंपनी 10 और ₹20 के नोट्स प्रिंट करेगी इन पे। मतलब भारत के अंदर अब पहली बार प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर बेस्ड बैंक नोट्स रिलीज किए जाएंगे आरबीआई द्वारा। ये अभी पायलट बेसिस पे छोटे छोटे डिनोमिनेशन वाले नोट्स पे अभी ये टेस्टिंग होगी, ₹10 और ₹20 के नोट्स पे प्लास्टिक बेस्ड नोट्स रिलीज किए जाएंगे आरबीआई द्वारा। दुनिया के 60 से भी ज्यादा देशों में पॉलीमर बेस्ड यानी कि प्लास्टिक करेंसी ऑलरेडी यूज होती है। ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ फुल सीरीज ऑफ पॉलीमर बैंक नोट्स अबाउट 30 इयर्स बैक। ये जो पॉलीमर खरीदे जाएंगे उनको टेक्निकली नाम दिया जा रहा है बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीप्रोपिलीन एक तरीके का प्लास्टिक होता है
और उसको दोनों तरीके से स्ट्रेच किया जाएगा, दोनों डायरेक्शन में। जैसे ये पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक है तो ये थोड़ा रैंडम स्ट्रक्चर में है इसके मॉलिक्यूल्स, उसको स्ट्रेच किया जाएगा इन बोथ डायरेक्शन, ताकि ये प्रोपिलीन प्लास्टिक की थिकनेस यूनिफॉर्म हो जाए प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। और फिर इस बाई एक्सियली ओरिएंटेड यानी कि दोनों तरफ से स्ट्रेच किए हुए ये पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक पे नोट्स प्रिंट किए जाएंगे। तो आरबीआई की ये जो कंपनी है, इट हैज फ्लोटेड टेंडर फॉर बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। जो कंपनियां इसको सप्लाई करती हैं वो सब अब उस टेंडर में बिड अपना सबमिट करेंगी, और जो बेस्ट प्राइस कोट करेगा, बढ़िया क्वालिटी कोट करेगा, उसको ये टेंडर मिलेगा। और फिर पॉली बाई एक्सेली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन खरीदेगी आरबीआई की एक कंपनी, और फिर प्लास्टिक बेस्ड नोट्स रिलीज किए जाएंगे पायलट बेसिस पे, मतलब टेस्टिंग बेसिस पे, छोटे छोटे डिनोमिनेशन के लिए। फायदा क्या होगा पॉलीमर बेस्ड नोट्स का? सबसे बड़ा फायदा होगा लॉन्गर लाइफ स्पैन। जो अभी कॉटन बेस्ड, अभी जो हम लोग नोटों का इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन बेस्ड हैं, उनके मुकाबले कॉटन पेपर बेस्ड नोट्स हैं, उनके मुकाबले ये जो पॉलीमर बेस्ड प्लास्टिक नोट्स होंगे उनका लाइफ स्पैन 2.5 टू 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ ही साथ नोटों को बना करके ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। जब जल्दी जल्दी नोटें रिप्लेस नहीं करनी होंगी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स भी पॉलीमर बेस्ड नोट्स में बेहतर दिए जा सकते हैं, ताकि उसकी काउंटर फिटिंग ना हो पाए। जाली नोट बनाना पॉलीमर बेस्ड नोट्स में थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर जैसे कि ट्रांसपेरेंट विंडोज दिया जा सकता है, जो कॉटन पेपर बेस्ड नोट्स में देना थोड़ा कठिन है। ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा पॉलीमर बेस्ड बैंक नोट्स का, क्योंकि पॉलीमर बेस्ड बैंक नोट्स वैसे तो बनेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डेरिवेटिव से, तो इनिशियली इनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा, लेकिन ओवरऑल चूंकि ये लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इस कारण से जल्दी जल्दी हमें नोटों का रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा। तो लॉन्ग रन में स्टडी रिपोर्ट सबमिट बाय द एनर्जी इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ इंडिया टेरी, इसके रिपोर्ट के हिसाब से लॉन्ग रन में द प्लास्टिक या पोर्पलीन बेस्ड बैंक नोट्स विल हैव लेसर कार्बन फुटप्रिंट इन कंपैरिजन विथ कॉटन पेपर बेस्ड नोट्स। पेड़ भी काटने पड़ते हैं पेपर के लिए, और उसके अलावा इनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल। तो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉटन पेपर नोट्स के मुकाबले प्लास्टिक पेपर नोट्स का कम होगा। बट प्लास्टिक या पॉलीमर बेस्ड जो नोट्स हैं उनके अपने चैलेंजेस होंगे। हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी भी नोट को बनाने में, जैसे 10 रुपए का नोट अगर हमें कॉटन पेपर बेस्ड बनाना है, उसके मुकाबले प्लास्टिक बेस्ड नोट बनाने में 30 से 60% तक ज़्यादा पैसा खर्च होगा। प्लस प्रोपलीन हमें इंपोर्ट करना होगा वेस्ट एशियन देशों से, वहीं से ज़्यादातर हम लोग क्रूड ऑयल नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, उससे ही तो प्रोपलीन बनता है। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी। साथ ही साथ जब प्लास्टिक बेस्ड बैंक नोट्स आएंगे तो एटीएम मशीनों का रिकैलिब्रेशन करना होगा, तो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा। बैंक के अंदर जो नोट गिनने की मशीनें होती हैं, वेंडिंग मशीन्स, करेंसी सॉर्टिंग मशीन्स, उन सबको रिप्लेस करना होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट आएगा। प्लस जब भारत सरकार अभी डिजिटल पेमेंट को बूस्ट कर रही है, बूम कर रही है, और डिजिटल पेमेंट लगातार जब इंक्रीज हो भी रहा है, अगर करेंटली देखा जाए तो करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो इज लोएस्ट, इट इज ओनली 8.7%। जितना हमारा जीडीपी उसका सिर्फ 8.7% ही हमारे इकोनॉमी के अंदर करेंसी इन सर्कुलेशन है, इट इज़ वेरी लो। तो मतलब वैसे भी नोटों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है, लोग डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में फिर नया हाई एडिशनल कॉस्ट मेकिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलीमर नोट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन से हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड मेंस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट गोल्ड, इंडियाज कॉटन स्टोरी। बेसिकली कॉटन को
व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, कंसीडरिंग इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। कॉटन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो खारिफ क्रॉप है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, मतलब जहां पे बारिश कम होती है उन एरियाज के लिए सुटेबल क्रॉप है। इसको टेम्परेचर 21 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, रेनफॉल कम ही चाहिए होता है, 50 टू 100 सेंटीमीटर के अराउंड ही रेनफॉल चाहिए। इट रिक्वायर्स ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको हम लोग रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। इसी कारण से महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है। दुनिया भर में कॉटन प्रोड्यूसिंग देशों की बात करें तो सबसे आगे चाइना है, दूसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। इंडिया इज सेकंड इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ कॉटन बट फर्स्ट इन एरिया कवर्ड। इसी से हमें समझ आ रहा है कि भारत के अंदर कॉटन की प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया वाइज कॉटन हम लगा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाइज हम दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि चाइना की पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कॉटन क्रॉप्स की अगर हम बात करें ओवरऑल भारत के अंदर, तो वो दुनिया का 19% कॉटन हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। समवेयर 290 lakh bales in 2025-26 was produced. One bale of cotton means 170 kilogram. तो 290 लाख बेल्स प्रोड्यूस हुए पिछले साल हमारे देश में कॉटन, जो दुनिया भर के प्रोडक्शन का 19% है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे ऑल द 4 रिकॉग्नाइज्ड कॉटन स्पीसीज आर ग्रोन। ये 4 अलग अलग कॉटन स्पीसीज हैं रिकॉग्नाइज्ड, चारों के चारों स्पीसीज भारत में ग्रो होते हैं। अब कॉटन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया गया पिछले साल के बजट के दौरान, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर टोटल 5,659 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे, पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट लैंड प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे फोकस किया जा रहा है। इसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉटन को प्रमोट किया जाएगा। तो भारत का अगर, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि भारत में कॉटन ग्रो तो ज्यादा हो रहा है बट प्रोडक्टिविटी इज लेस, उसी प्रॉब्लम को डील करने पे फोकस किया जाएगा इस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में, जिसको स्टार्ट किया गया पिछले साल के बजट की मदद से। तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में कॉटन की प्रोडक्टिविटी पे तो फोकस किया जाएगा, और अभी हम लोग चाइना या ब्राजील के मुकाबले हमारी प्रोडक्टिविटी काफी लो है, उसको इंक्रीज किया जाएगा। दूसरा, कॉटन के क्वालिटी को इंप्रूव करने पे भी फोकस किया जाएगा अंडर दिस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। देखिए, कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, शॉर्ट स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन थ्रेड्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा लग्जरियस माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर लग्जरी बेड लिनेंस में या हाई एंड फैशन आइटम्स में। तो ये सबसे ज़्यादा महंगा बिकते हैं, इनके ग्रो करने वाले फार्मर्स को बहुत रेमुनरेशन मिलता है। भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ज़्यादा ग्रो नहीं होता। भारत के अंदर जो कॉटन ग्रो होता है वो शॉर्ट स्टेपल या लॉन्ग स्टेपल होता है। तो इसी कारण से 2025 बजट में मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में भारत सरकार ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, और लक्ष्य रखा है कि कॉटन की हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को ग्रो करने पे फोकस करेंगे। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स को उनके कॉटन क्रॉप के लिए अच्छे से मिल पाए, उसके लिए अलग से एक बॉडी बना दी गई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच विल प्रोक्योर कॉटन क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर। तो फार्मर्स को जनरल एफसीआई में जाकर के या नाफेड में जाकर के अपने क्रॉप्स को एमएसपी पे बेचने के लिए नहीं जाना होगा। कॉटन क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए अलग से बॉडी ही बना दी गई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Many special projects for cotton also have been brought, high density planting system, closure spacing and yield gains। इसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो अपने कॉटन क्रॉप्स को प्लेस करें एट द टाइम ऑफ सोइंग, ताकि कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये सब स्पेशल प्रोजेक्ट ऑन कॉटन हैव बीन ब्रॉट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। वैसे cotton of course is not a food crop, but under this overall mission, this special project on cotton has been introduced.
कपास किसान ऐप हैज बीन ब्रॉट, जिसके अंतर्गत फार्मर्स अपने आप को इजीली रजिस्टर कर सकते हैं और जिसकी मदद से उनको ऑनलाइन स्लॉट मिल जाता है। फिर उस स्लॉट का इस्तेमाल करके वो आराम से अपने क्रॉप्स को एमएसपी पे बेच सकते हैं। किसान कपास किसान ऐप पे फार्मर्स अपने आप को रजिस्टर करके फॉर्मल क्रेडिट भी उठा सकते हैं। उसके अलावा कॉटन रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है भारत सरकार की, कस्तूरी कॉटन भारत। ये कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यूआर कोड लगा रहेगा, जिसकी मदद से हम लोग स्कैन करके चेक कर पाएंगे उसकी ट्रेसिबिलिटी कि कहाँ से वो कॉटन प्रोड्यूस हुआ है और उसका क्या ब्रांड है। इससे क्या है कि भारत के कॉटन का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उससे क्या है, उसकी रेपुटेशन स्ट्रांग होगी, काउंटर फिटिंग नकली कॉटन होने की संभावना कम होगी। तो कस्तूरी कॉटन भारत, इसके अंतर्गत क्यूआर बेस्ड एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ या ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉपर कॉटन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। So that is the significance of Kasturi Cotton Bharat Initiative. QR based या blockchain based certification. अब चैलेंजेस क्या क्या है विथ रिस्पेक्ट टू कॉटन? प्रोडक्टिविटी कम है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया। चाइना और ब्राजील के मुकाबले हमारे देश की प्रोडक्टिविटी लगभग 60% ही है। और यूनिट लैंड, 1 हेक्टेयर में जितना वो क्रॉप कॉटन क्रॉप ग्रो करते हैं उसके मुकाबले हम 60% तक ही ग्रो कर पाते हैं। डिस्पाइट अ सेपरेट बॉडी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर एमएसपी, कॉटन प्रोक्योरमेंट उतना इफेक्टिवली होता नहीं है एट एमएसपी दैट इम्पैक्ट्स फार्मर्स इनकम। क्वालिटी कंस्ट्रेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के अंदर जो कॉटन ग्रो होते हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल टाइप नहीं है, इस कारण से उनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे मेजर कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू कॉटन सेक्टर है पेस्ट इन्फेस्टेशन। देखिए, कॉटन क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला जो पेस्ट होता है वो है पिंक बॉलवर्म। अब 2002 में कॉटन में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। भारत के अंदर कॉमर्शियली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो होने वाला अकेला क्रॉप बीटी कॉटन ही है। तो 2002 में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप जिसका नाम है बीटी कॉटन, बैक्सिलस थैलेंजेनेसिस कॉटन, को इंट्रोड्यूस किया गया। बीटी कॉटन में बेसिकली नॉर्मल जो कॉटन के क्रॉप्स होते हैं उनके जीन्स को हाइब्रिडाइज किया गया विथ द जीन्स ऑफ बैक्सिलस थैलेंजेनेसिस बैक्टीरिया, और इसकी मदद से ईल्ड निकल करके आया है बीटी कॉटन। इस बीटी कॉटन जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि इट वाज रेजिस्टेंट अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म, और इस कारण से बीटी कॉटन के इंट्रोडक्शन के बाद चूंकि पिंक बॉलवर्म अब बीटी कॉटन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे, उसके कॉटन बॉल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे, इस कारण से कॉटन का प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी बढ़ा। कॉटन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अबाउट 278 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू अबाउट 566 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन 2015 के बाद से हम क्या विटनेस कर रहे हैं कि ये पिंक बॉल वर्म ने भी अपने आप को जेनेटिकली म्यूटेट कर लिया है, थोड़ा अपने आप को एडवांस कर लिया है। एंड नाउ दिस पिंक बॉल वर्म्स हैव अगेन स्टार्टेड इन्फेस्टिंग the cotton crops. Now even BT cotton crops are being destroyed to some extent by pink bollworm, leading to reduction of the productivity of cotton crop. और धीरे धीरे 2015 के बाद से हम देख रहे हैं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप इज डिक्लाइनिंग because the pink bollworm have again started infesting cotton crops. This time they are able to infest even the genetically modified cotton. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट से रिलेट करके। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन वी हैड। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, टॉपिक नंबर 3, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी एंड वन नेशन वन टाइम। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि आखिर टाइम कैसे मेंटेन किया जाता है।
क्योंकि देखिए हम लोग नॉर्मली जिस तरीके से अपने आप को रन करते हैं अपनी घड़ियों के हिसाब से, उसमें क्या है कि 5-10 मिनट का एरर होता है। किसी ने घड़ी 10 मिनट फास्ट कर ली, किसी ने 10 मिनट स्लो कर दी, तो दोनों के बीच में जो एरर होगा टाइम को अंडरस्टैंड करने का, वो 20 मिनट तक का हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे मेजर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही हैं, या फिर देश के अंदर भी जहाँ पे बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देश के अंदर जो फ्लाइट्स चल रही हैं, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज टाइम मिसमैच से बहुत सारा डैमेज हो सकता है, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो सकता है। पता चला कि स्टॉक मार्केट, कई सारे लोग टाइम लेकर के बैठे हैं कि इतने बजे खुलेगा, स्टॉक मार्केट उससे 10 मिनट पहले ही खुल गया, क्योंकि टाइम का जो अंडरस्टैंडिंग था अलग अलग लोगों का अलग अलग था। तो ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं। तो कैसे एक सिंक्रोनाइज सिस्टम बनाया गया है पूरे दुनिया भर के अंदर, कि पूरे दुनिया भर के अंदर जो ऑफिशियल टाइम कीपिंग है वो सिंक्रोनाइज रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो समझते हैं। 100 से भी ज़्यादा देशों में, जो भी जिनके यहाँ भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली वेल ऑफ देश हैं, 100 से भी ज़्यादा देशों में अपने अपने एटॉमिक क्लॉक्स लगाए गए हैं, जिन एटॉमिक क्लॉक्स की मदद से प्रिसाइज तरीके से टाइम मेजर किया जाता है। इससे भारत अपने हिसाब से टाइम मेजर कर रहा है, बता रहा है कि अभी बज रहे हैं दिन के 12:37। या वैसे ही यूएस के अपने एटॉमिक क्लॉक है, यूके का अपना है। इस तरह से 100 से भी ज़्यादा देश हैं जिनका अपना एटॉमिक क्लॉक है। जब भारत के अंदर इंडिया का जो एटॉमिक क्लॉक है, जो भारत के ऑफिशियल टाइम कीपिंग का काम करता है, वो मैनेज होता है बाय CSIR NPL, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। CSIR का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली में है, वो भारत का एटॉमिक क्लॉक को मैनेज करता है और वहाँ से ऑफिशियल टाइम भारत की मैनेज होती है। अब दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, वो अपना अपना जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है वो सेंड करते हैं टू BIPM। दिस इज एन एजेंसी इन फ्रांस। इसको दुनिया भर के सारे 100 से भी ज़्यादा देश अपना अपना एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से टाइम, कि हमारे यहाँ पे इतना बज रहा है, हमारे यहाँ पे इतना बज रहा है, उसके हिसाब से ये BIPM को अपना टाइम भेजते हैं। और BIPM उसके हिसाब से फिर मेंटेन करता है इंटरनेशनल UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर इंटरनेशनल लेवल का जो टाइम है वो BIPM जो फ्रांस में है वो मेंटेन करता है। और फिर क्या होता है, दुनिया के अलग अलग देशों का उसने डेटा लिया और उसके बेसिस पे एक वेटेड एवरेज निकाल करके उसने इंटरनेशनल टाइम डिसाइड कर लिया, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल UTC। और फिर इस इंटरनेशनल UTC के मदद से दुनिया के सारे देश फिर अपनी घड़ी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए कि हमने टाइम भेजा, सबने टाइम भेजा, उसके हिसाब से हमारे यहाँ बजने चाहिए थे दिन के 12:37 सम सेकेंड। लेकिन हमें पता चला कि 12:37 एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से टाइम भेजा, इन्होंने अपने हिसाब से टाइम भेजा, सबने अपने अपने हिसाब से टाइम भेजा, और फिर उसका एक एवरेज लेकर के BIPM ने एक इंटरनेशनल टाइम बना दिया। अब इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उसके हिसाब से हमारा देश का टाइम जो है 5.5 घंटा एडवांस होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जो इंटरनेशनल UTC है प्लस अगर 5.5 घंटे जोड़ दिए जाते, वो होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये तो आप जानते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ मार्जिन आ रहा है, तो उसको भारत के अंदर टाइम टू टाइम उसके हिसाब से फिर हम लोग मैच कर लेते हैं, अपनी घड़ी को मैच कर लेते हैं। और यही काम बाकी सारे देश भी करते हैं। तो एक तरीके से सर्कुलर काम होता है, ताकि पूरे दुनिया भर में टाइम कीपिंग जो है एकदम कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म तरीके से रहे। सारे देश, 100 से भी ज़्यादा देश अपने एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से टाइम भेजते हैं, जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल UTC तय करता है BIPM। और फिर BIPM के इंटरनेशनल UTC के मदद से के बेसिस पे फिर सारे देश जो है अपना अपना घड़ी वापस से एडजस्ट कर लेते हैं, टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। So that is the process. This is how time is coordinated across the world. Time data is sent by different countries with the help of their atomic clock to BIPM France. फिर BIPM compares data from hundreds of the atomic clocks और उसके बेस बाद वो weighted average करके इंटरनेशनल UTC पब्लिश करता है। फिर इंडिया का जो UTC मेंटेन करने वाला बॉडी है CSIR NPL, वो क्या करता है
कि वो फिर अपनी घड़ी को सिंक्रोनाइज कर लेता है विथ हेल्प ऑफ यूटीसी टाइम टू टाइम। और यही काम बाकी देशों में भी होता रहता है। तो एक साइक्लिक काम है, हमने डेटा भेजा, इन्होंने एक एवरेज बनाया, सिर्फ हमारे डेटा के बेसिस पे नहीं, सारे देशों के डेटा के बेसिस पे एक एवरेज बनाया, और फिर उस एवरेज के हिसाब से हमने अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लिया। तो एक बात तो हमें यहाँ पे समझ आई कि भारत के अंदर ऑफिशियल टाइम कीपिंग का काम करता है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विच इज इन न्यू दिल्ली। अब ये टाइम जो हमारा ऑफिशियल टाइम है और जो इंटरनेशनल टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होता रहता है, ये भारत के अलग अलग लोकेशंस पे सिंक्रोनाइज तरीके से पहुंचे, डिसिमिनेट हो, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बेस्ड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसिमिनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क। दिस नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड अंडर वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव। इसकी मदद से हाईली एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैन बी डन अक्रॉस द कंट्री। जैसे भारत के अंदर जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीकॉम नेटवर्क, रेलवे, पावर ग्रिड, डिफेंस सिस्टम, उनको एकदम प्रिसाइज तरीके से टाइम का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे अगर दिन के 12:37 हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी 12:37 होने चाहिए, अगर हम दो अलग अलग बैंक्स हैं तो। नहीं तो एक ही ट्रांजैक्शन का टाइम मैं अपने यहाँ रिकॉर्ड करूंगा 12:40, आप अपने यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 12:35, तो बाद में मिसमैच हो सकता है। सिमिलरली डिफेंस एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए एयरफोर्स और नेवी ने टाइम बोला कि चलिए इस टाइम में हम लोग कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, और पता चला कि दोनों का टाइम हिसाब किताब अलग 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 है। नेवी ने पहले अटैक कर दिया, एयरफोर्स तब पहुंची ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो डिफेंस सिस्टम वगैरह सबको अपना कोऑर्डिनेटेड टाइम चाहिए। पहले इंडिया के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं जहाँ पे एकदम प्रिसाइज टाइम चाहिए होता था, वो लोग जीपीएस यूज करते थे ऑफ यूएसए, फॉरेन सैटेलाइट टाइम सर्विसेज, जीपीएस। अब जीपीएस का रिस्क है, जीपीएस स्पूफिंग वगैरह का। तो इस कारण से अब भारत सरकार ने CSIR NPL ने, जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी इन ऑर्डर टू डिसिमिनेट टाइम टू इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री विथ कंप्लीट प्रिसीजन। जो व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी है विच यूजेस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसको पहली बार डेवलप किया गया था CERN में, जो लार्ज hadron कोलाइडर का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। उसी व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा भारत में टाइम डिसिमिनेशन के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्यूडेंगा वैक्सीन, जिसका टेक्निकल नाम है TAK-003। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ा डेंगू वायरस के बारे में समझ लेते हैं। डेंगू वायरस को जनरली होस्ट करता है फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो, और फिर ये फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो जो डेंगू वायरस का होस्ट है, वो किसी इंसान को बाइट कर ले तो उसको डेंगू फीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डेंगू वायरस दैट इंसर्ट्स इनटू दैट ह्यूमंस बॉडी फ्रॉम दिस फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। और डेंगू फीवर होने के बाद हेमोहोरिक फीवर हो सकता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो सकता है, इन एक्सट्रीम केसेस डेथ भी हो सकता है। ये जो एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो है जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, इस कारण से डेंगू भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। डेंगू के सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स एंड रेसेस, और जनरली ज़्यादातर लोग 1 से 2 वीक में रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केस में फर्टिलिटी भी हो सकती है इफ प्रॉपर मेडिकल केयर इज नॉट गिवन। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो भारत की एजेंसी है जो फाइनली किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को अप्रूवल देती है फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन, उसने डेंगू की एक वैक्सीन क्यूडेंगा TAK-003 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है फॉर इट्स कॉमर्शियल लॉन्च। दिस क्यूडेंगा TAK-003 हैज बीन डेवलप्ड बाय जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी टकेंडा। ये वैक्सीन 4 से लेकर के 60 साल की उम्र के लोग ले सकते हैं। इसमें दो डोज लेना होगा विद अ गैप ऑफ 3 मंथ्स। दिस वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 4 डेंगू वायरस। 40 से ज़्यादा देशों में इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद डेंगू होगा ही नहीं, डेंगू फिर भी हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी ऑफ द डिजीज विल बी रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट आफ्टर वैक्सीनेशन। तो उससे क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, डेथ्स कम होंगे, लेकिन
इन्फेक्शन पूरी तरह से क्यूडेंगा वैक्सीन रोकेगा नहीं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें ऑफ कोर्स दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यूडीएचआर इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये मोरल वैल्यूज पे है तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। बाकी जो उसके दो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगली बाइंडिंग है। और ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्ड अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन इंडियन कोर्ट, दिस इज रॉन्ग। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, उनको फिर इन्फोर्समेंट दिया गया है थ्रू फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड मे बी some statutory rights like National Human Rights Commission and judicial interventions. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। WTO has successfully resolved all major dispute, that is not the case। और यहाँ पे भी अगेन तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि चाइना है ज्वाइन WTO इन 2001। यहाँ तक तो सही है, बट with the expectation that it would liberalize its economy and reduce state support, that is not true। China has continued to give state support to its industry despite joining WTO। WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, भारत जो है उसका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म हर 5 साल पे होता है, ना कि 7 साल पे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसके साथ ही हमें जवाब मिल जाता है एलिमिनेशन मेथड से 1 और 2 ओनली। WTO के वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है साल 2025 में उसकी रैंक थी 19th। फीफा से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।